नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति कृष्ण ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की, जो अपने दांतों में होती है। दांतों में जो कैविटी होती है, जिसको दांतों में गड्ढा होना भी कहते हैं, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। और मैं आज यहाँ हूँ राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में डॉक्टर सपना सिकरवार, जो MDS पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में, और ये स्पेशलिस्ट है शिशुओं के जो दंत रोग होते हैं उसमें। और आज हम बात करेंगे दांत में जो कैविटी होती है और उसके बारे में, किस तरह से होती है, क्या इसके बारे में डिटेल पूरी जानकारी मैडम से लेंगे। नमस्ते मैडम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो लगभग 1 करोड़ लोग सालाना इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और आपके पास भी लोग आते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो डेंटल कैविटी जो होती है वो क्या होती है मैडम, जिसको डेंटल कैरीज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो आप मैडम बताइए कि डेंटल कैरीज होती क्या है। डेंटल केरीज या आम भाषा में बोले तो दांतों में कीड़ा लगना एक मोस्ट कॉमन बीमारी है दांतों की, जिसके अंदर दांतों की एक ब्लैक एरिया हमें दिखने लगता है थोड़े दिनों में, और वो ब्लैक एरिया धीरे धीरे करके गहरा होने लगता है और धीरे धीरे करके दांत में पेन होने लगता है। और फिर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है पेशेंट को, तो काफ़ी दिनों में वो जो दांत है वो टूट के गिर जाता है और उसकी कुछ रूट्स मसूड़े के अंदर रह जाती है। तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इसमें पेशेंट थ्रू आउट खाना खाने में बहुत उसको प्रॉब्लम रहती है। मैडम, ये तो आपने बताया कि डेंटल कैरीज है, जो दांत में कैविटी है, दांत में जो गड्ढा है, दांत की जो बीमारी, आम भाषा में दांत में इसको कीड़ा लगना भी बोलते हैं। हाँ जी। कि यदि कोई कीड़ा लग जाता है, भ्रांति होती है कि भाई इसमें कोई मोटा कीड़ा होता है। कई बार लोग नीम हकीम के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि कीड़ा लग गया, वो अपने हिसाब से उसको मिस ट्रीटमेंट करते हैं, वो अलग बात है। पर ये मैडम जो डेंटल जो कैरीज है, जो कैविटी है, जो दांत में गड्ढा है, इन्फेक्शन है, वो होता कैसे है मैडम? सबसे पहले मेरे दर्शकों को ये बताइए। हाँ, जैसे कि हम अपना खाना खाते हैं तो खाना जब हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है या दांतों पर परत बना लेता है, हम उसको क्लीन नहीं करते ब्रश से, तो वो कुछ दिनों के अंदर या कुछ आवर्स के अंदर ही उसके ऊपर बैक्टीरियाज यानी कीटाणु, जीवाणु, छोटे जीवाणु जो हमें नजर नहीं आएंगे आंखों से, वो पनपने लग जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी कई सारी कॉलोनीज बन जाती है, तो वो एसिड बनाना शुरू करते हैं उसको सबस्ट्रेट को यूज़ करके। वो एसिड हमारे दांत के मिनरल्स को गला देता है और जैसे जैसे हमारा दांत गलता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर एक गड्ढा बढ़ने लगता है। और उसी को आम भाषा में हम दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आंखों से दिखते नहीं है। ये गलत बात है कि कोई मोटा कीड़ा होता है या वो गलता पर निकाल सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है, सिंगल कोई कीड़ा नहीं होता है। कोई कीड़ा नहीं होता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसमें एसिड बनाकर उसमें एक कैविटी जैसा एक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, गड्ढा पड़ जाता है। गड्ढा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसी को डेंटल कैरीज कहते हैं। मैडम, और भी कई कारण है क्या जो हो सकते हैं कि जैसे कोई कीमोथेरेपी कराता है या फिर कोई फ्लोराइड की कोई कमी होती है, तो ये भी कोई कारण होता है कि डेंटल कैविटी होने का? हाँ जी बिल्कुल। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बाद में पर्टिकुलर मुंह के अंदर थूक बनना कम हो जाता है, थूक की ग्रंथियां सिकुड़ जाती है। तो थूक जो हमारा सलाइवा जिसको कहते हैं, उसके अंदर काफ़ी एंटीबॉडीज होती है जो हमारे दांतों को इन कीटाणुओं से बचाती है और दांतों की फ्लशिंग करती रहती है। हर वक्त हमारे दांत साफ होते रहते हैं सलाइवा से। तो क्योंकि आफ्टर रेडियोथेरेपी ये हमारा सलाइवा बनना कम हो जाता है और सलाइवा थिक हो जाता है, तो वो जो क्लीनिंग एक्शन है सलाइवा का वो कम हो जाता है। उसकी वजह से डेंटल कैरीज बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट में। और सेकेंडली फ्लोराइड की जाता है। फ्लोराइड को हम बोलते हैं दो धारी तलवार, यानी फ्लोराइड अगर हमने कम लिया तो हमारे दांत कमजोर रह जाएंगे, और अगर एक जो फिक्स अमाउंट है उससे हमने ज़्यादा ले लिया तो हमारे दांतों में डेंटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें और भी खराब कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे दांत खिरते रहते हैं, यानी कि मिनरल लॉस उसमें से होता रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्लोराइड का यूज बिल्कुल बैलेंस सिस्टम से करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये मैम का स्पष्ट बोलना है और इनका सोचना है कि यदि आपके पास ज़्यादा दांतों को फ्लोराइड मिलेगी तो भी दांत खराब होंगे, कम फ्लोराइड मिलेगी तो भी दांत खराब होगी। तो फ्लोराइड का इसमें विशेष रोल होता है। मैं मेरे दर्शकों के लिए यही जानना चाह रहा हूँ मैम, सबसे पहले हमें कैसे पता लगता है कि हाँ ये जो मरीज आया है इसके दांत में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ये डेंटल कैविटी है या दांत में इसके गड्ढा है, दांत कैसे अपने इसकी पहचान कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास मरीज आता है तो जैसे आप अपने घर के अंदर हैं तो आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, तो आप शीशे में देख सकते हैं कि आपके दांत कहीं से काला तो नहीं नजर आ रहा। ये डेंटल कैरीज की थोड़ी आगे की स्टेज है। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में जो एक इंसिपिएंट लीजन या शुरुआती जो कंडीशन होती है उसमें हमारा दांत चौकी वाइट कलर का नजर आएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो वो चौकी वाइट एरिया वो है जहाँ पे हमारा डीमिनरलाइजेशन यानी दांत में एसिड बनकर और दांत हमारा गलना शुरू हो रहा है, और वो जब आगे प्रोग्रेस हो जाएगा तब उसमें गड्ढा पड़ जाएगा। तो आप जब डेंटल चेकअप कराएंगे तो डेंटिस्ट अपने मिरर से और प्रोब से चेक करेंगे आपके दांतों में कैविटीज, तो वो तुरंत ही पकड़ में आ जाती है। मैडम, इसको ये अपने डेंटल कैविटी की इसमें अपने कैसे जांच कर सकते हैं? क्या इसका कोई लैब टेस्ट होता है
या फिर कोई एक्सरे वगैरह ऐसे कुछ जांच होती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये डेंटल कैविटी है? हाँ, डेंटल केरीज विजुअल एग्जामिनेशन यानी देखने से भी मालूम चलती है, और साथ में हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन एक्सरे कराते हैं। कई तरीके के एक्सरे होते हैं, छोटे IOPAR, बड़े OPG, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो डेंटल केरीज है वो जड़ के अंदर कितना प्रोग्रेस कर गई है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। यानी कैविटी अगर हमारे पल्प अंदर के टिश्यू से थोड़ा ऊपर है, उस केस में उतने सरफेस को हम क्लीन करके उसमें फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो हमारे नीचे पल्प के अंदर जा रही है तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट से वो इन्फेक्टेड पल्प को हटाना पड़ता है, और फिर हम दांतों की क्लीनिंग करके उस पर कैप लगाते हैं। ये जो प्रोसीजर आपने बताई है, सबसे पहले उसका एक्सरे होता है, लैब टेस्ट भी 1-2 होता है, क्योंकि किसी मरीज की शुगर होती है तो उसकी वो प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वो मेंटेन होनी चाहिए, उसके बाद में आप शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद में इसमें कोई पेनफुल प्रोसीजर है या सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें मरीज को दर्द नहीं होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ऐसा भी कुछ है क्या अभी जो प्रोसेसिंग के दौरान? जी, आजकल तो एनेस्थीसिया इतना डेवलप्ड है कि पेशेंट को पेन तो नहीं होता है, उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को इमीडिएटली दे देते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर एरिया पेशेंट का सुन हो जाएगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करते हैं। तो पेन ऐसी कोई कंडीशन हम अपने चेयर लेवल पे तो होने नहीं देते, और आफ्टरवर्ड्स हम मेडिसिन पेशेंट को देके रखते हैं। 1-2 दिन वो मेडिसिन लेता है तो तब तक उसकी रिकवरी हो जाती है। मैडम, इसका कोई परमानेंट इलाज है कि वही कैविटी हो ही नहीं, या इसका विशेष कारण तो आपने बताया 2-4 है, आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, सफाई नहीं हो रही है, फ्लोराइड की कमी है, केमोथेरेपी और कई कारण आपने बताया, लेकिन इसका कोई परमानेंट कैविटी होने के बाद कोई परमानेंट इलाज है क्या? देखिए, कैविटी का सबसे अच्छा है प्रिवेंशन। अगर हम करें प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है हमारी ओरल हाइजीन और हमारी डाइट। ओरल हाइजीन में आता है कि हम 2 टाइम्स ब्रशिंग रेगुलर करें, वो भी हमें 1000 ppm फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है। मैं आपको रोकता हूँ, मेरे दर्शकों को आप ये एज ए डेंटिस्ट ये बताइए कि बहुत से लोगों के भ्रांति होती है 4 बार ब्रश करनी चाहिए, 3 बार करनी चाहिए, कितने टाइम दिन में ब्रशिंग होनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए इन पेशेंट मरीज को या सिंपल आदमी को भी, सिंपल जो जनरल ले बॉडी है उसको भी कितने टाइम ब्रश करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, वो भी आप एक बार बता दे तो। जी, हमें ब्रशिंग 2 टाइम्स ही करनी चाहिए। 2 टाइम्स ब्रशिंग हमारे लिए सफिशिएंट है, और उसके लिए हमें 1000 ppm फ्लोराइड हमेशा अपने टूथपेस्ट में चेक करना चाहिए परचेज करते वक्त, कि उसमें 1000 ppm फ्लोराइड की मात्रा बहुत मैंडेटरी है इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से, तभी वो हमारे दांतों में कैविटीज़ को रोक पाएगा। ब्रशिंग 2 टाइम्स होनी चाहिए, और ब्रशिंग का सही तरीका है कि हमारा ब्रश गीला नहीं होना चाहिए। टूथपेस्ट हमको एक मटर के दाने जितना लगाना है, उसके बाद हमें ब्रश भी गीला नहीं करना है। उस टूथपेस्ट को हमें ब्रश की हेल्प से सारे सरफेस पे दांतों पे कोट करना है। 2 मिनट तक हमें ये प्रोसेस करना है। फिर जितना भी एक्सेस हमारे मुंह में झाग और थूक बना है उसको स्पिट करके कुछ देर हमको मेंटेन करना है वो माउथ के अंदर। आइडियली तो हमें आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आधे घंटे बाद ब्रश करने के आधे घंटे तक आप अपने को कोई खाना पीना नहीं करना चाहिए, और अच्छी तरह से ब्रश करके उसको बिना गीला ब्रश किए हुए या मुंह भी नहीं धोना चाहिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, आधे घंटे बाद में अच्छे से फ्लश करके माउथ को फिर हमें कुछ खाना चाहिए। इससे हमारे टूथपेस्ट हमारे जो दांतों के बीच की सरफेस है ना, इंटरडेंटल सरफेस, उसके अंदर भी पेनिट्रेट करके जो बीच के सरफेस की कैरीज है उसको भी रोकता है। ब्रशिंग के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम माउथ वॉश यूज करें, क्योंकि हमारे गम्स में और पीछे ऐसे एरियाज हैं जहाँ हम ब्रश नहीं ले जा पाते हैं, तो वहाँ माउथ वॉश पूरी क्लीनिंग करता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें डेंटल फ्लॉस करना चाहिए। जैसे हमने दांतों की आगे की सरफेस तो हमने ब्रशिंग करके क्लीन कर ली, बट जो इंटरडेंटल एरिया है वहाँ पे ब्रश नहीं गया, तो वो हम रेशम का धागा होता है एक फ्लॉस, उसको उंगली में वाइंड करके हमें दांतों के बीच की सरफेस एटलीस्ट नाइट में 1 टाइम हमें जरूर क्लीन करनी चाहिए। प्रतिदिन हर दिन आप अपने को दांत जो धागा है उससे दांत की सफाई करनी जरूरी है। मैडम, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ इसमें यह भी है कि इसमें जनरल आदमी को भी और जिनकी कैविटी हो चुकी है उनको खाने पीने में मीठे से या कोई खट्टी चीज़ से ऐसा कुछ अपने को परहेज रखना चाहिए, किस तरीके से खाने पीने का भी, और डाइटरी कंट्रोल कुछ अपने कर सकते हैं तो वो भी हो सकता है क्या उसमें? डाइट के अंदर आम आदमी को भी एज वेल एज जिसको कैविटी हो गई है, हमें सबको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। कार्ब्स जो है वो डेंटल कैविटी का मेन कारण होता है, यानी जो ग्लूकोज है या सुक्रोज को हम कहते हैं आर्च एनिमी, यानी कि हमारे डेंटल आर्च का एनिमी है। हम जितनी बार हम मीठा खाएंगे उतनी बार हमारे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो बाउंस करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी माउथ के अंदर। तो हमारी मील्स जो होती है वो फिक्स टाइम पर होनी चाहिए, जैसे कि हम 3 या 4 मील्स ले, हम बीच बीच में खाना खाने की जो हैबिट है ना उसको हमें स्टॉप करना चाहिए। और एक टाइम पे हम बैठ के, जैसे हम शुगर एक टाइम पे खा लेंगे तो हमारे माउथ में कैविटी होने की रिस्क उतनी नहीं होगी, जब इतना हम उसको डिवाइड करके खाएंगे। बार बार मीठा खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से और मीठी चीजें खाने से, जो चॉकलेट्स वगैरह है, चॉकलेट्स और स्टिकी चीजें हैं या ऐसी चीजें जो दांतों से चिपकती हैं, ये चीजें ज्यादा कैविटी करेंगी एज कम्पेयर टू कि फाइबर, सैलेड, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमारे दांतों को नेचुरली क्लीन भी करती है मैस्टिकेटरी फोर्सेस से और कैविटीज का तो रिस्क मैडम आपका ये कहना है कि जैसे शुगर और जो दांत खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी बड़ी दोस्ती होती है। बिल्कुल। जितने समय में दांतों के आसपास या मुंह में शुगर रहेगा, मीठा रहेगा, या बेकरी का जो आइटम है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहेगी, तो उतना ही ज़्यादा वो इनामल उसका खराब होएगा बिल्कुल सही। और दांत खराब होने की ज़्यादा चांसेस है। मैडम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि किसी पेशेंट के डेंट वो कैविटी हो भी गई, कैरीज हो भी गई, गड्ढा हो भी गया, तो उसका फिर आप क्या इलाज करते हैं? वो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका विजुअल और एक्सरे दोनों से एग्जामिन करके जज करते हैं कैविटी का क्या लेवल है। अगर कैविटी सुपरफिशियल है तो उतना एरिया क्लीन करके हम एक प्रॉपर फिलिंग मटेरियल दांत के अंदर फिक्स कर देते हैं और पेशेंट को एवरी 4 to 6 मंथ डेंटल विजिट का एडवाइस करते हैं। इसमें हम ये इवेलुएट करते हैं कि जो हमने फिलिंग मटेरियल डाला है वो कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को दोबारा से फिलिंग की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई दूसरी कैविटी तो नहीं डेवलप हो गई है। और अगर कैविटी अंदर तक प्रोग्रेस कर गई है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, काफ़ी ज़्यादा दांत खराब है तो कई बार एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ता है। दांत को निकालना पड़ता है। मैडम आप बच्चों के दांत रोग की स्पेशलिस्ट है, बच्चों के जो दांतों में जो तकलीफ होती है, जो बीमारी होती है, उसके पे आप स्पेशलिस्ट है, उसमें आपको विशेषज्ञता है। तो दो चीज़ मैं आपसे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आप भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि स्पेशली जो शुगर के मरीज होते हैं या बच्चे होते हैं और एक जनरल आदमी को अपने दांतों के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से एक बार आप मैसेज भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, देखिए अगर हेल्दी पेशेंट्स हैं तो 4 to 6 मंथ्स में डेंटल चेकअप जरूर कराएं। और अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है या दांत में कुछ आपको ब्लैकिश एरिया दिख रहा है तो वो जाके अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलें। हर 4 से 6 महीने में डेंटिस्ट से आप मशीन से अपने दांतों की क्लीनिंग कराइए, जिसमें आपके दांतों में जो स्टेन्स और टार्टर डिपॉजिट है वो डेंटिस्ट अपनी मशीन से क्लीन करेंगे, आपकी ओरल हाइजीन इंप्रूव होएगी। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की ओरल हेल्थ तो काफ़ी इग्नोर्ड है। तो बच्चों का ऐसा है कि जैसे ही बच्चों का फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तो उनकी ब्रशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो 6 to 7 मंथ पे उनका फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तो तब से उनकी ब्रशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब बच्चा आप स्टार्टिंग में आप जो टूथपेस्ट यूज़ करेंगे वो केवल चावल के दाने जितना थोड़ा सा होगा। जब बच्चा आप देख रहे हैं कि आप थूकना सीख रहा है, वो आपके कहने से थूकने लग जाता है, तो उसको आप मटर के दाने जितना टूथपेस्ट को बढ़ा दीजिए और उससे आप बच्चों को 2 टाइम ब्रश करेंगे। ये बच्चों की हेल्थ जो डेंटल हेल्थ है उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को आपने जागरूक किया है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैडम से हम बात करेंगे बच्चों के दांत जो रोग होते हैं उनके बारे में। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।